Hello friends, students, whatsoever name you may be called with, what you have to do is to continue your learning. Fourth chapter is what we are precisely going to discuss. I am to present you summary of the chapter number 4. The chapter number 4 is इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. कौन चैप्टर है ये, क्या पढ़े इसके बारे में हमने? संधारित्र के बारे में बातें हुई, कैपेसिटर. पहले तो हम इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, बिंदुवार इसको लिखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है. फिर जितने भी टॉपिक्स जो लिस्ट आउट होकर के आएंगे यहाँ, उनको रिविजिट करते हैं. तो आपके पास एक बढ़िया मौका, शानदार अवसर इन चीज़ों को वापस नए नज़रिए से, नई ऊर्जा के साथ देखने का. कैपेसिटर में क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो ये पढ़ा कि कैपेसिटर होता क्या है, यानी इसका डेफिनेशन. व्हाट इज ए कैपेसिटर? संधारित्र क्या है? कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. कितने तरह का कैपेसिटर होता है? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आर देयर? टाइप्स में हमने क्या पढ़ा? विलगित गोलीय चालक संधारित्र, यानी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र पीपीसी. स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सीसी, बेलनाकार संधारित्र. और टाइप्स में हमने क्या पढ़ा? मॉडिफाइड वर्जन. मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कैपेसिटर. ये जो था, ये तो ज्योमेट्री बेस्ड डिफरेंस था इनमें. इनके डिफरेंस का बेसिस क्या था? ज्योमेट्री, ज्यामिति, कि किन किन ज्यामिति के कैपेसिटर जो है वो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं. जब हम इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो मॉडिफाइड वर्जन से हमारा क्या तात्पर्य है कि कैपेसिटेंस को बढ़ाने के क्रम में, ताकि हमारा कैपेसिटर अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर हो, हम एक विशेष प्रकार के पदार्थ का यूज करते हैं जिसमें ध्रुवण का गुण पाया जाता है, पोलराइजेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक जिसमें पाया जाता है, और जिन्हें हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं. डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिनका परिचय इस चैप्टर के शुरू में ही है. परावैद्युत पदार्थ. और परावैद्युत पदार्थ को जब किसी कैपेसिटर में भरा जाता है तो धारिता में इंक्रीमेंट होता है, धारिता बढ़ जाती है, और उस हिसाब से हमारे पास कैपेसिटर के मॉडिफाइड वर्जन जो हैं वो पढ़ने के लिए होते हैं. कौन कौन से वर्जन आपने पढ़े? एक तो फुली फिल्ड कैपेसिटर सिस्टम, पूर्णतः भरा हुआ एफएफ. पार्शियली फिल्ड, आंशिकतः भरा हुआ. आंशिकतः भरा हुआ में क्या था कि कुछ हिस्सा खाली है प्लेटों के बीच में, यानी निर्वात या हवा मान सकते हैं, और बाकी के हिस्से में परावैद्युत पट्टी मौजूद है. ऐसे ही कंप्लीटली फिल्ड यानी फुली फिल्ड में डिफरेंट थिकनेस के और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम भर सकते हैं. डिफरेंट थिकनेस यानी डिफरेंट विड्थ, डिफरेंट
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब इनमें भी दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, या तो थोड़े हिस्से में वैक्यूम यानी एम्प्टी स्पेस बचा हो, प्रेजेंट हो वैक्यूम, या फिर सारे ही जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही प्रेजेंट हो, यानी या तो वैक्यूम की प्रेजेंस हो या फिर वैक्यूम प्रेजेंट नहीं हो। और हमने क्या पढ़ा है, ऊर्जा के बारे में बातें की हमने, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कि भाई संधारित्र का काम स्थिर वैद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने का होता है, तो वो कितनी मात्रा में कितनी हद तक एनर्जी को स्टोर कर पाता है। उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, यानी एनर्जी के 3 हमें फॉर्मूले मिले। डेरिवेशन हमने किया 3 फॉर्मूले, एनर्जी डेंसिटी की बातें हुई, ऊर्जा घनत्व की हमने बात की, और हमने देखा भी कि किस तरह से ऊर्जा घनत्व विद्युत दाब के बराबर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल के आता है, वैसा ही फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी के लिए डिराइव होता है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन। ये कुछ बातें हैं जो हम रिकॉल कर रहे हैं आपके लिए, और आपको आपके खुद के लिए रिकॉल करना है इनको। कॉम्बिनेशन में 2 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े हमने, जो कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं था, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने देखा कि किस तरह से कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में इन्वर्सली ऐड होते हैं। कॉम्बिनेशन एनर्जी के लिए भी हमने पढ़ा कि एनर्जी जो है वो कंबाइंड सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट होता है, और हमने पाया कि चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो, एनर्जी जो है वो ऐड होके ही आता है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग तरह से ऐड होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग तरह से ऐड होगा। इसके अलावा जो बातें हमने की वो कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, आवेश पुनर्वितरण के प्रोसेस को हमने पढ़ा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ा इसमें कि किस तरह से 2 या अधिक आवेशित चालक जिनकी धारिताएं अलग अलग हो, जिनके पास आवेश अलग अलग हो और अलग अलग विभव पे हो, को यदि हम संपर्क में लाते हैं या किसी नगण्य प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ देते हैं, तो आवेश पुनर्वितरित होकर के नया कॉमन पोटेंशियल कितना आता है। क्या क्या बातें पढ़ी इसमें हमने, कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा, CP C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला। हमने देखा कि नया चार्ज जो आता है वो किस तरह से धारिता के अनुपात में आता है। हमने देखा कि किस तरह से बॉडी के वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है वो धारिता के व्युत्क्रम अनुपात में आता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस हेडिंग के अंदर CRD के अंदर हमने जो पढ़ी वो थी एनर्जी लॉस, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब घटना होती है तो एनर्जी लॉस कितना होता है। क्या ये बातें हमने नहीं पढ़ी है? और यदि ये बातें आपने सीखी है तो हम इन बातों को रिकैप कर सकते हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम कंज्यूमिंग लेंथी प्रोसीजर नहीं है जब भी आप किसी चैप्टर को समराइज करते हैं तो, और वाकई में वही चीज़ें आपके साथ रहती है जिनको आप रिकॉल कर सकते हैं। हाँ, किसी टाइम पे आप किसी टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने आप को अभ्यस्त महसूस कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ मैं समझ गया हूँ, लेकिन वही चीज़ जब 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपको उस पर अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जो आंख बंद करके यदि आराम से तसल्ली से बैठ करके चारों चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा हेडिंग वाइज उनको रिकॉल करने की कोशिश करें तो रिकॉल कर पाएँ। और यदि नहीं कर पाते हैं तो ये टाइम है आप प्रैक्टिस करें, पहले चैप्टर की प्रैक्टिस करें। कुछ याद नहीं आता है तो अपनी कॉपी को विजिट करें। सारी चीज़ें डेरिवेशंस करने की ज़रूरत नहीं है,
वो ऑलरेडी आप जानते हैं। कम से कम आप टॉपिक से स्टार्ट करें। आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का मटेरियल क्या क्या है, और मटेरियल पता चलेगा तो चैप्टर की थीम पता चलेगी, कनेक्टिविटी पता चलेगी। तो इसी प्रयास में हम 1 बाय 1 करके इन चीज़ों को वापस देखने वाले हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, EC। क्या होता है धारिता? कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं? कैपेसिटेंस के लिए भी हमने बहुत सारा टाइम दिया होगा। एक तो इस बात को समझने में कि कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, भौतिक अर्थ क्या है इसका, डेफिनेशन क्या है इसकी, मात्रक क्या है इसका। छोटे बच्चों की बातें हैं ये, जो मात्रक विमाओं में उलझ के रह जाते हैं। अब आपको अपने चेतना का दायरा बढ़ाना है। आपको पता चलना चाहिए कि ये तो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं। जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तो आपको कैपेसिटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस के बारे में ये सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए कि कैपेसिटेंस की मात्रा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मात्रक को, उसकी विमा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो कैपेसिटेंस के बारे में डेफिनेशन और काम की चीज़, यूनिट, मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, और आपने एक ग्राफ भी देखा। हजारों तरह की बातें की जा सकती है। डेफिनेशन कैसे दिया? एक फेमस फॉर्मूला इस चैप्टर में क्या है कि जब भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वो आवेश पहले से उस चालक पर उपस्थित आवेश के द्वारा विरोधित किया जाता है, विरोध होता है उसका। और इस वजह से हमें किसी चालक को जिसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ आवेश है, एक्स्ट्रा नया आवेश देने के लिए कार्य करना पड़ता है। और वो कार्य कितना करना पड़ता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस चालक के पास ऑलरेडी कितना आवेश है, यानी टेक्निकली उस चालक का ऑलरेडी विभव कितना है। जितना ज़्यादा विभव होगा उतनी ही हमें मुश्किलात सामने आएगी उस बॉडी को चार्ज ऐड करवाने में। और उसी बात को लेकर के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि चार्ज कितना देना पड़ेगा आपको सप्लाई करने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। जितना ज़्यादा बॉडी के पास विभव होगा उतना ही मुश्किल होगा उस बॉडी को नया चार्ज देने। यानी यहाँ कोई समानुपाती का चिन्ह आएगा और उस समानुपाती के चिन्ह को हम C बोलते हैं, और वही बेसिकली क्या है? कैपेसिटेंस, धारिता, Q बराबर CV। अत्यंत महत्वपूर्ण फॉर्मूला। जिन्होंने चैप्टर 4 को एक भी मर्तबा नहीं पढ़ा वो बड़े खुश होंगे जब Q बराबर CV को सीखेंगे कि क्या बात है, आज मैंने नई जानकारी को देखा है, सीखा है। लेकिन वो इस बात को भूल जाएंगे कि तुमने क्या सीखा है। इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारे अलावा किसी और ने ये बात सीखी है कि नहीं है। और यदि किसी ने पहले सीखी है तो किसी ने एक्स्ट्रा भी सीखा होगा। जो पहले शुरू हुआ है वही विजेता है। तो वाकई में वो लोग जो साइंस एरा डिजिटल क्लासरूम से जुड़े हुए हैं लगातार, वो आगे बने हुए हैं। और आज यदि आप आगे हैं और इसी हैबिट को यदि कंटिन्यू रखते हैं, कंसिस्टेंटली यदि आप मेहनत करते हैं, कांस्टेंट मेहनत करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे और वही तुम्हारा कैरियर औरों से अलग बन जाएगा। फेलियर
कोई एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिजल्ट आए तभी नहीं होता। पास होने वाला तभी पास नहीं होता जब रिजल्ट आता है। फेल होने वाला तभी फेल नहीं होता जब रिजल्ट आता है। फेलियर उसी दिन से होना स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से मस्ती स्टार्ट हो जाती है, रेस से जिस दिन वो पिछड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आज 6-6 महीने हो गए हैं पढ़ाई को छोड़े हुए। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, या वो अपने पीछे की 11th की चीज़ों को पढ़ रहे होंगे? बहुत कम। ये जो हर महीने हर दिन नहीं पढ़ने का जो टाइम जा रहा है, बिना पढ़े हुए टाइम, ये फेलियर है। ये फेलियर ही छोटा छोटा ऐड होकर के एक दिन जब वो किसी कंपटीशन में बैठेंगे और उसका रिजल्ट आएगा तब पूरी एक साथ बन करके सामने आएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फेलियर्स में आना है कि उनमें आना है जो सफल हो रहे हैं। अभी 1-2 दिनों में ही इस देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का परिणाम आया है, सिविल सर्विसेज का। बहुत से लोग सफल हुए हैं और बहुत से असफल भी हुए हैं। कौन लोग हैं जो सफल हुए हैं? आज जो सफल हुए हैं उन्होंने समझो अपनी सारी पढ़ाई का जो है, सारी मेहनत का जो है वो एक साथ पा लिया। हम क्या चाहते हैं? ऐसी परीक्षाएं वो बच्चे पास करें जो मेहनत कर रहे हैं, जो डिज़र्व कर रहे हैं। आपको अपने आप को डिज़र्विंग कैंडिडेट बनाना है। What I have to say is that you have to make yourself a deserving candidate. आप किसी चीज़ के लिए डिज़र्व करने चाहिए, और जब आप डिज़र्व करोगे तो निश्चित ही चीज़ें आपके फेवर में होगी। आज चीज़ें मुश्किल हो सकती है, जैसे मैंने कहा, पहला चैप्टर भी पढ़ने के बाद, बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी ऐसा लग सकता है कि उसकी इमेज नहीं बन रहा हो, सेकंड की इमेज नहीं बन रही हो, थर्ड का इमेज नहीं बन रहा हो। वही तो जगह है जहाँ पे आपको वर्क करना है। आपको पता तो चल रहा है कि यहाँ ये मेरी वीकनेस है, मेहनत करो आज इन पे। आज मेहनत करोगे तो आप उन लोगों में आओगे जो सफल हो रहे हैं, उनमें नहीं आओगे जो असफल हो रहे हैं। बाकी जिनको असफल होना है वो हर दिन असफल हो रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि जब क्लासेस रिज्यूम होगा तो पढ़ाई हो जाएगी ऑफलाइन में। निश्चित ही हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा ही ऐसा हो गया है, धंधा ही ऐसा हो गया है। टीचर पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा ऑफलाइन क्लास में, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब और लोग सीख रहे थे, एक्स्ट्रा कितना जानते हो, ये मैटर करता है। कितने लोग वो हैं जो जीरो सेशन के लिए तैयार हैं? खुदा न खास्ता ये जीरो सेशन शुरू हो जाए, बहुत से बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो पहले से दूर हैं ही, एक नया बहाना मिल जाएगा उन्हें। लेकिन कुछ छुपे हुए बच्चे ऐसे भी होंगे किसी कोने में, वो उस वक्त भी पढ़ाई कर रहे होंगे। वही होंगे जिनका इतिहास बनेगा, वही होंगे जो आगे जाएंगे। और इस देश को उन्हीं से कुछ मिलना है, यदि मिलना है तो। बाकी भीड़ है, इस देश में बोझ बननी है, बनेगी बनेगी। तो आप डिसाइड करें कि चीज़ें आपके फेवर में कैसे हो सकती है और कैसे आप उन चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ सकते हो। धारिता
कैपेसिटेंस की डेफिनेशन की बात आए तो हमें Q बराबर CV का फॉर्मूला याद आना चाहिए। लेकिन जब Q बराबर CV का फॉर्मूला याद आए तो साथ ही ये ज़रूरी भी है कि Q बराबर CV का फॉर्मूला डिज़ाइन कैसे हुआ है। उस वक्त आपके दिमाग में ये स्टोरी ज़रूर आना चाहिए कि ये किस बात का स्वर घोष है, क्या कह रहा है ये, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मुलेशन का जो स्टोरी है वो ये है कि किसी चालक को आवेश देना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो ये साधारण समझ की बात है कि समान आवेश प्रतिकर्षित होता है एक दूसरे से। तो कोई चालक जिसके पास ऑलरेडी आवेश है उसको यदि आपको और आवेशित करना है, और आवेश देना है, क्यों? क्योंकि हम किसी बॉडी से उम्मीद करते हैं कि वो आवेश को संग्रह करे, आवेश का संग्रह करे, आवेश को स्टोर करे। लेकिन आवेश को स्टोर यदि आप करवाओगे किसी बॉडी को कह करके तो आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश ऐड करना आसान नहीं है, मुश्किल है। आवेश ऐड करोगे तो इस काम का प्रतिकार होगा, विरोध होगा, और इस विरोध को ओवरकम करने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य उस सिस्टम में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। तो आवेश संग्रहित यदि आपको करवाना है, कैपेसिटर यदि आपको बनाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा किस हिसाब से, जितना ज़्यादा किसी टाइम पर बॉडी के पास विभव है उसी अनुपात में आवेश को जोड़ना मुश्किल होगा, यानी Q समानुपाती V, यानी Q बराबर CV। और यहाँ से C का डेफिनेशन निकल के आता है, C बराबर Q बाई V। कैसे डिफाइन करेंगे आप? V को जब 1 कर दें तो Q को C बोल सकते हैं, यानी एकांक विभव के लिए परिभाषित आवेश की मात्रा ही धारिता है। एकांक विभव के लिए परिभाषित आवेश की मात्रा ही क्या है? धारिता है। यहां से आप यूनिट भी डिजाइन कर सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई वोल्टेज। कूलाम डिवाइडेड बाई वोल्टेज V। और इसकी SI यूनिट क्या है? फैराड। ये ध्यान में रखना, फैराड, नॉट फैराडे। फैराडे चार्ज का यूनिट होता है, फैराड SI यूनिट है किसका? धारिता का। किसको फैराड बोलते हैं? 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट को 1 फैराड बोला जाता है। फैराड की जब बात होगी तो ये बातें दिमाग में आपके आनी चाहिए कि फैराड एक बड़ी इकाई है। फैराड इज ए बिग यूनिट। क्यों बड़ी इकाई है? कैसे प्रूफ करें कि भाई बड़ी इकाई है? तो इसको प्रूफ करने के लिए विलगित गोलीय चालक वाली कहानी, कि विलगित गोलीय चालक की धारिता जब 1 फैराड होगी तो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? कितनी त्रिज्या वाला विलगित गोलीय चालक 1 फैराड धारिता वाला होगा? तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से आप R को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा? 9 × 10⁹ मीटर। यानी 1 फैराड धारिता का मतलब है कि कैपेसिटर इतना बड़ा है जिसकी त्रिज्या 9 × 10⁹ है। वो सारी बातें पैरेलली आपके चलनी चाहिए। और उसी बात को एम्फसिस करने के लिए, उसी बात को समझाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल डाला गया कि आपको पता चले कि 1 फैराड कितनी बड़ी इकाई है। इस वजह से ये भी पता चलना चाहिए कि जब फैराड की बात होती है तो माइक्रो फैराड, पिको फैराड की बातें क्यों होती हैं? क्योंकि फैराड एक बड़ी इकाई है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे? Q बाई V से। Q को मैं I × T लिख सकता हूं। Q बराबर IT लिखा जा सकता है। वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं? W बराबर Q × V होता है, तो V बराबर W बाई Q। Q फिर से ऊपर जाएगा तो IT, यानी IT का स्क्वायर, और W कार्य F × S, और F का आप जानते ही हो, उस हिसाब से आपको धारिता का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। और ग्राफ प्लॉट कर सकते हो डेफिनेशन से। कैसा ग्राफ?
किस किस में ग्राफ, Q और V में ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? बहुत से महानुभाव ऐसे बैठे हैं मेरी क्लास में, और हर टीचर विशेष रूप से फिजिक्स जो पढ़ाता है उसकी क्लास में तो ऐसे मिलते ही हैं। Q बराबर CV, ये Y बराबर mx प्लस C की तरह का इक्वेशन है, जो कि सरल रेखा का मानक समीकरण होता है। यहाँ C अंतःखंड है जो कि 0 है, M ढलान है, कितना है यहाँ C, Y की जगह Q है और X की जगह V है, और ढलान क्या होता है tan थीटा, यानी थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स C। क्या ये बातें आपको नहीं सीखनी है? तो धारिता क्या हो गया? आवेश संग्रहण की क्षमता का माप, आवेश संग्रहण की क्षमता का माप, ये फिजिकल मीनिंग है इसका, भौतिक अर्थ है इसका। अच्छा कोई कैपेसिटर होगा इसका मतलब उसकी धारिता ज़्यादा होगी। A good capacitor is that capacitor which is having the greater capacity to hold the charge at a particular voltage. This means having greater capacitance, ज़्यादा धारिता होना। और धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका क्या सिद्धांत है, वो हम पढ़ें, उसको रिविजिट करें। उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये जो नए तरह का मटेरियल है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसके बारे में पढ़ें। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, अब नया नहीं है, हमने देखा है कि जब किसी संधारित्र में डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भरा जाता है तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता का मान बढ़ जाता है। सिस्टम की धारिता बढ़ाने का तरीका है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो जो मैटर, जो पदार्थ धारिता को बढ़ा दे, उसके बारे में थोड़ी अच्छी खासी जानकारी होना ज़रूरी है। और उसी क्रम में हम इस चीज़ को पहले लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। There are two types of dielectric substance. How many types of dielectric substance are there? Two, non-polar and polar, अध्रुवीय और ध्रुवीय। बड़ी टेढ़ी चीज़ है ये। यदि टीचर के पैरों में बैठ करके नहीं सीखोगे तो ये चीज़ निश्चित ही नहीं समझ में आएगी आपको। अध्रुवीय और ध्रुवीय, अध्रुवीय और ध्रुवीय। अध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं और ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते क्या है। क्या ये चालक हैं? क्या ये कुचालक हैं? जी नहीं, दोनों ही नहीं है। तो क्या है ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें पोलराइजेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, यानी जो बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवण की घटना का प्रदर्शन करते हैं। लाइट वाला पोलराइजेशन नहीं, विद्युत वाला पोलराइजेशन। बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करें, ऐसी डेफिनेशन दी है हमने। विद्युत प्रभाव के प्रदर्शन करने का मतलब यह है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें जो प्लस और माइनस जो टाइटली बॉन्डेड है उनका विस्थापन हो जाए। क्या हो जाए? उनका विस्थापन। माइनस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में। याद करिए चालक किसको कहा था आपने? चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनसे सुगमता पूर्वक विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। कुचालक ऐसे हैं जिनसे प्रवाह मुश्किल बहुत होता है, ना के बराबर। यानी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त आवेश वाहक होते हैं। ठोस कुचालक में माइनस और प्लस बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं। बाहरी विद्युत क्षेत्र का आरोपण करोगे
चालक पदार्थों पे, तो चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसलिए विद्युत क्षेत्र की यदि दिशा इस तरफ आपने लगा रखी है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करना शुरू हो जाएंगे, बहने लग जाएंगे, क्योंकि वो मुक्त है। यदि कुचालकों पे विद्युत क्षेत्र का आरोपण करोगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत बुरी तरीके से धनावेश के साथ बंधा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं होगा। यदि इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र का आरोपण करते हैं तो कुछ नहीं होगा, माइनस और प्लस वहीं पड़े हैं। लेकिन यदि आप पराविद्युत पदार्थों पे विद्युत क्षेत्र का आरोपण करते हैं तो माइनस और प्लस बहुत बुरी तरीके से बंधे हुए नहीं है, लेकिन वो फ्री भी नहीं है, यानी वो गति भी नहीं कर सकते और इतने बंधे हुए भी नहीं है कि उनका विस्थापन नहीं हो, यानी हमें विस्थापन देखने को मिलेगा। माइनस थोड़ा विस्थापित हो जाएगा, यानी व्यवस्था यह है कुचालकों के जैसी ही विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्डिंग है प्लस माइनस के, वो बॉन्डिंग यहाँ कम है, यहाँ बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रांग है और कम है। इस वजह से जब विद्युत क्षेत्र का आरोपण करोगे तो प्लस जो है वो थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाएगा और माइनस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। और एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि द्विध्रुवे का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? द्विध्रुवे का, डाइपोल का निर्माण हो गया। डाइपोल के लिए हम एक भौतिक राशि परिभाषित करते हैं, डाइपोल मोमेंट P, द्विध्रुवीय आघूर्ण, द्विध्रुवों का निर्माण हो गया। द्विध्रुवे के निर्माण होने की घटना या आवेशों का आंशिक विस्थापन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इसी घटना का नाम क्या है? ध्रुवण है। और जो ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। पराविद्युत पदार्थ कितने तरीके के हो गए? 2 तरीके के। कौन कौन? अध्रुवीय और ध्रुवीय। अध्रुवीय कौन से होते हैं और ध्रुवीय कौन से होते हैं? यदि सटीक डेफिनेशन की हम बात करें तकनीक भाषा में तो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ऐसे पराविद्युत पदार्थ होते हैं जिनमें प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण पाया जाता है। प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण पाया जाता है। टेम्पोरेरी, कंडीशन बेस्ड, सशर्त। पोलर ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंट स्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण पाया जाता है। यदि कोई पराविद्युत पदार्थ ध्रुवीय प्रकृति का है, इसका मतलब उसका निर्माण जिन अणुओं से या जिन परमाणुओं से हुआ है उन अणुओं का व्यक्तिगत द्विध्रुवीय आघूर्ण कुछ ना कुछ जरूर है। यदि किसी पराविद्युत पदार्थ जो अध्रुवीय प्रवृत्ति का है, यानी जिससे उनका निर्माण हुआ है, उसके इंडिविजुअल व्यक्तिगत अणुओं या परमाणुओं का कोई द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं है, उनमें द्विध्रुवीय आघूर्ण हो जाएगा जब बाहरी विद्युत क्षेत्र का हम क्या करेंगे? आरोपण करेंगे। यानी यदि आपके पास 2 तरह के मटेरियल हैं, 2 तरह के डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, नॉन पोलर और पोलर, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंट और प्रेजेंट में क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट होगा तो क्या सीन होगा? यदि हम मॉलिक्यूलर पिक्चर की बात करें, यदि हम आणविक स्तर तक झांक करके देखें तो नॉन पोलर में क्या होगा? माइनस और प्लस के केंद्र जो हैं वो एक ही जगह होंगे। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होंगे, एक ही जगह होंगे, माइनस प्लस। ये सीन दिखेगा आपको कब? जब विद्युत क्षेत्र बाहर का कोई उपस्थित नहीं है। किस में दिखेगा ये कहानी? ये कहानी उनमें दिखेगा जो नॉन पोलर है। पोलर में कहानी क्या दिखेगा? पोलर में दिखेगा द्विध्रुवीय आघूर्ण। कोई की डायरेक्शन ये है, कोई का कोई है, कोई का कोई है। रैंडम ओरिएंटेशन, यानी हर एक अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा। हर एक अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण कुछ ना कुछ होने का मतलब क्या है कि अणुओं में प्लस और माइनस का केंद्र एक ही नहीं है। इस तरह का सीन।
कैसा ओरिएंटेशन है? रैंडम ओरिएंटेशन है, RO। और इस रैंडम ओरिएंटेशन के कारण हर एक का द्विध्रुवीय आघूर्ण नॉन जीरो होने के बावजूद टोटल अणुओं का द्विध्रुवीय आघूर्ण जीरो होगा। यदि हम नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण की बात करें, नेट डाइपोल मोमेंट की यदि हम बात करें, नेट डाइपोल मोमेंट, तो नॉन पोलर में तो जीरो होता ही होता है, क्योंकि सबका इंडिविजुअल भी जीरो है, सबका इंडिविजुअल भी क्या है? जीरो। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस ब्ला 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 जीरो ही होना है। यहां सबका इंडिविजुअल जीरो नहीं है। मान लो पी पी है, फिर भी पी प्लस डॉट 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 फिर भी जीरो है। इसका कारण क्या है? रैंडम ओरिएंटेशन, अनियमित व्यवस्था। बहुतों को जोड़े जो नॉन जीरो हों फिर भी उनका जोड़ जीरो आए, ऐसा करिश्मा कब होता है? जब राशियां सदिश होती है। जब राशियां कैसी होती है? सदिश। सदिश में आपने देखा है 8 और 8 का जोड़ जरूरी नहीं है कि 16 आए, वो जीरो भी आ सकता है और वो 16 भी आ सकता है और 16 के बीच का भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कोण पर, और कोण का मतलब व्यवस्था। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, यानी जिनके पास स्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन फिर भी रैंडम ओरिएंटेशन के कारण, अनियमित व्यवस्था के कारण नेट डाइपोल मोमेंट क्या आता है? जीरो। यानी चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जब नेट डाइपोल मोमेंट की बात आएगी बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो उत्तर दोनों के लिए क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन यदि बाहरी विद्युत क्षेत्र में अनुपस्थिति के केस में एक एक अणुओं की बात होगी, तो एक ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के एक अणु का डाइपोल मोमेंटम जीरो होगा। लेकिन एक अणु का डाइपोल मोमेंट, एक को पिकअप करोगे यदि आप ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के अणु को, तो उसका डाइपोल मोमेंटम जीरो नहीं होगा। ये तो बात हुई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, एब्सेंट में। और जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे तो क्या सीन होगा भाई? तो इस पे कर दो अप्लाई। अप्लाई कैसे करें? इधर रेखाओं से दिखाऊं या प्लेट से दिखाऊं? दो तरीके हो सकते हैं मेरे पास। ऐसे रेखाएं आ रही है विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली, इसका मतलब जहां जा रही है वहां क्या है? माइनस है, और जहां से आ रही है इसका मतलब क्या है? प्लस है। तो मैं विद्युत क्षेत्र को सिर्फ रेखाओं की वजह से, रेखाओं की तरह दिखाऊं ऐसे, या फिर मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि भाई इधर प्लस प्लस है और इधर क्या है? माइनस माइनस है। तो यदि मैं इस पे विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा? यदि पराविद्युत पदार्थ है तो प्लस और माइनस के जो केंद्र हैं उनमें शिफ्टिंग होगी, विस्थापित होंगे, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। माइनस किधर डिस्प्लेस होगा? प्लस की ओर, और प्लस किधर है? पीछे की ओर। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आरोपित किया आपने, यदि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E नोट, यदि मैं इसको लिख दूं E0, तो माइनस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होंगे। यानी ये बना माइनस और इधर विस्थापित हुआ ये प्लस, ये माइनस प्लस भी, इधर माइनस इधर प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस। ये तो एक अणु की लेयर की बात हुई थी। ऐसे तो बहुत सारे लेयर हैं, तो बहुत सारे होंगे, तो ऐसे होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो प्लस। यदि हम एक तरीके से देखें तो मैं द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित हो गया है ऐसा बोल सकता हूँ। माइनस से प्लस की ओर एक द्विध्रुवीय बना, माइनस प्लस एक द्विध्रुवीय बना, माइनस प्लस एक द्विध्रुवीय बना, तो इनका द्विध्रुवीय आघूर्ण भी तो आया, यानी ऐसे द्विध्रुवीय आघूर्ण आ गया। द्विध्रुवीय आघूर्ण की यदि हम भाषा में बात करें तो ऐसे द्विध्रुवीय निर्मित हो गए बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ऐसे द्विध्रुवीय निर्मित हो गए बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में।
प्रेरित हो गए, ऐसा कहेंगे हम। यानी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनमें बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, द्विध्रुवों का निर्माण हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की भाषा में, इन लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या बोल सकता हूँ कि एक करिश्मा हुआ है। कौन सा करिश्मा हुआ है भाई? ये प्लस और माइनस तो मिले हुए हैं, मैं इनको बराबर है तो ना मानूँ तो ना मानूँ, ये भी प्लस माइनस मिले हुए, मैं इनको ना मानूँ तो ना मानूँ। ये भी मिले हैं, ये भी मिले हैं, ये भी मिले हैं और ये भी मिले हैं, लेकिन इस प्लस के खात्मे के लिए इधर कोई माइनस नहीं, इस माइनस के खात्मे के लिए इधर कोई माइनस नहीं, ये गायब हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? यानी ये क्या बन गया? एक द्विध्रुव। ये क्या बन गया? एक द्विध्रुव। ऐसे माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस, ऐसे माइनस, ऐसे प्लस प्लस, यानी एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? एक विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? विद्युत क्षेत्र की दिशा तो प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी एक नया विद्युत क्षेत्र बना है, एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हुआ है जिसको मैं EP बोल सकता हूं। और वो विद्युत क्षेत्र ऐसी दिशा में प्रेरित हुआ है कि उसकी दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। यानी अब जो नेट विद्युत क्षेत्र है E नेट, जिसको मैं E यदि कहूं तो वो क्या आ रहा है? बाहरी विद्युत क्षेत्र E और माइनस प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP। क्या समझे कि जब परावैद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर विपरीत प्रकृति का आवेश का जमघट लग जाता है, जिस वजह से एक नए विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व आ जाता है जिसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और उस प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में हो जाती है, यानी ओवरऑल सिस्टम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। ओवरऑल सिस्टम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। पहले जो E नोट था वो अब E नोट माइनस क्या हो गया? EP हो गया। ये कारनामा इसमें भी होगा, लेकिन इसमें प्लस और माइनस का विस्थापन नहीं होगा। यहाँ पर द्विध्रुव हैं, रेंडमली ओरिएंटेड। जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो ये रेंडमली ओरिएंटेड द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे? ये संरेखित हो जाएंगे, संरेखण हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब किसी भी द्विध्रुव को बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो द्विध्रुव बल आघूर्ण महसूस करता है, और वो बल आघूर्ण उसे अधिक स्थायित्व की अवस्था में लेकर के आता है। और अधिक स्थायित्व की अवस्था विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। टॉर्क बराबर P क्रॉस E। कोई द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P हो को बाहरी विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E हो में रखने पर वो कितना बल आघूर्ण महसूस करता है? टॉर्क P क्रॉस E। और उस बल आघूर्ण को महसूस करके वो ऐसी अवस्था में आता है जिस अवस्था में कि उसका स्थायित्व अधिक हो, जिस अवस्था में कि उसका स्थायित्व अधिक हो। टॉर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस P डॉट E। क्या ये बात नहीं पढ़ी आपने? थीटा बराबर 0 वाली कंडीशन में स्थायित्व अधिकतम होता है, क्योंकि वो न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था होती है। माइनस PE न्यूनतम ऊर्जा होता है जब थीटा क्या बन जाए? 0 बन जाए। यानी जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जिनके पास स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन
में अलाइन हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इस घटना को ध्रुवण बोलते हैं। इस घटना को भी क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं। और यदि ऐसा होगा तो अभी नए विद्युत क्षेत्र का तो प्रादुर्भाव हो गया, क्योंकि द्विध्रुव यदि इस तरफ है तो नेट द्विध्रुव तो जुड़ करके आएगा, ऐसा द्विध्रुव है। इस लेयर का, पहली का, सेकंड का ऐसा द्विध्रुव है, और द्विध्रुव ऐसा है, यानी यहाँ पर फिर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो माइनस से प्लस की ओर होती है। और यहाँ माइनस से प्लस है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? ये तो P का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है? E का डायरेक्शन। प्रेरित विद्युत क्षेत्र। क्या समझे? What did you understand? स्पीक अप। मैं क्या समझा? जो मैं समझा वो तुम समझ जाओ तो बस काम चल जाएगा। मैं ये समझा कि जब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो अनियमित व्यवस्था में पड़े हुए द्विध्रुवीय विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, यानी पराविद्युत पदार्थ में एक नए विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व आ जाता है। एक नया विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण से, और उस प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर द्विध्रुवीय का प्रयास ये हो कि वो स्थायित्व को प्राप्त करें, और मैं जानता हूँ कि किसी भी द्विध्रुवीय की स्थायी अवस्था तब मिलती है उसे जब वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो, जब E और P के बीच में कोण कितने का बने? 0 डिग्री का। उस वक्त ऊर्जा का मान मिनिमम आता है -PE। विद्युत क्षेत्र का प्रेरित हो जाना, ये चीज आपको पकड़नी है, इसको छोड़ना नहीं है। ये फॉर्मूला पकड़ के रखना है। फॉर्मूला पकड़ोगे तो ये कहानी भी पकड़े हुए रखनी है। नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण की बातें, अंतिम बातें रह गई। विद्युत क्षेत्र जब अनुपस्थित था तो चाहे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा दोनों केस में। यदि विद्युत क्षेत्र बाहर से लगाया गया है, बाहरी विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तो नॉन पोलर के पास भी क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट होगा, और उस नेट डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण। प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण होगा उसके पास, द्विध्रुवीय आघूर्ण होगा उसके पास, लेकिन वो प्रेरण से आया है, प्रेरित होके आया है, प्रेरित हुआ है, मोटिवेटेड हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के पास भी नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, और ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के पास भी नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि अब जो जुड़ाव होगा वो एक ही दिशा में होगा, और एक ही दिशा में जब सदिश जुड़ते हैं जिनके बीच में कोण 0 डिग्री हो तो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। 8 और 8 यदि एक ही दिशा में हो तो निश्चित ही वो जुड़ के कितने आएंगे? 16 आएंगे, फिर वो 0 नहीं आ सकते। क्या इस कहानी को आप समझे? यदि इस स्टोरी को आप समझ गए हो तो मैं अब मैथ्स पे आता हूँ। ये स्टोरी कई दफ़ा मैंने आपको कही है, बहुत एम्फसिस दे करके, बहुत स्ट्रेस दे करके ये कहानी कही आपको। आपको इस बात से अंदाज़ा लगा लेना है कि इस टॉपिक की कितनी महत्ता है। यदि आपको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और उनके दोनों टाइप्स यानी पोलर और नॉन पोलर समझ में आते हैं तो इस चैप्टर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ है, जब जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात आएगी उनमें किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की इस स्टोरी के आधार पर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फिजिक्स का सबसे इजी पार्ट होता है ये, क्योंकि इसमें बकना नहीं पड़ता, कहानियाँ नहीं कहनी पड़ती। समझने वाले चुपचाप समझ जाते हैं और कहने वाले बिना बोले कह जाते हैं, केवल चौक समझा देती है उनको। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटेड टू किन किन के लिए? 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर। ध्रुवण सदिश,
पोलराइजेशन वेक्टर P, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्साइन R, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, अरे परावैद्युतांक Xi, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, वैद्युत प्रवृत्ति, ध्रुवता का मापक होती है कि कोई पदार्थ कितनी डिग्री तक, कितने एक्सटेंट तक, कितनी हद तक ध्रुवित हो सकता है। और सिग्मा P, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस्ड चार्ज QP, इनमें हमें रिलेशन देखना है और इनको डिफाइन करना है। ध्रुवण सदिश क्या होता है भाई? ध्रुवण सदिश होता है एकांक, आपने देखा ही है कि अध्रुवीय विद्युत पदार्थों पे जब बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो डाइपोल बन जाते हैं। मैं कहूँ एकांक आयतन में कितने डाइपोल बने, यानी एकांक आयतन में डाइपोल मोमेंटम कितना आया डाइपोल मोमेंट बनने से, तो आप उसको एक नया नाम देंगे, ध्रुवण सदिश। P बराबर ध्रुवण सदिश का मतलब क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुवीय आघूर्ण बटा आयतन वॉल्यूम। एकांक आयतन में उपस्थित द्विध्रुवीय आघूर्ण की मात्रा को ही ध्रुवण सदिश बोलते हैं। प्रति एकांक आयतन परिभाषित द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन वेक्टर। यानी P बराबर द्विध्रुवीय आघूर्ण को भी तो P दिखाते हो आप, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कैपिटल P है ये, और ये P किसके लिए? डाइपोल के लिए, तो मैं छोटा सा D इसके टांग में चिपका देता हूँ, PD। ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये बताने के लिए कि ये P और ये P सेम नहीं है। यदि अकेले अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण में स्मॉल p कहूँ और ऐसे द्विध्रुवों की संख्या n कहूँ, तो टोटल द्विध्रुवीय आघूर्ण कितना होगा? n इंटू स्मॉल p। p को थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, रो के जैसा, नहीं सर ऐसे ही लिख दो, स्मॉल हम समझ जाएंगे। यहाँ कैपिटल D कर दो और यहाँ स्मॉल d कर दो, उससे समझ जाएंगे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं a इंटू लेंथ बोल सकता हूँ, a इंटू h बोल दिया मैंने, लेंथ बोल दिया। तो P बराबर, ये तो क्या है? n PD, यानी टोटल डाइपोल, n एक अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण कैसे लिख सकता हूँ? द्विध्रुवीय आघूर्ण का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है? Q इंटू L। अरे ऐसे द्विध्रुवीय नहीं होता है क्या? माइनस और प्लस की इस तरह की व्यवस्था जिनके बीच में पृथक्करण L हो और आवेश इसका माइनस Q और इसका प्लस Q हो, तो इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण कितना होता है? Q इंटू L। P बराबर Q इंटू L। तो ये यदि आप बोलोगे तो Q इंटू L। A इंटू H, H तो L ही है एक तरह से, क्योंकि हम एरिया इंटू लंबाई तो ले रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ Q इंटू H करके H से काट दो, काटना है बेसिकली हमें तो ये L से L क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। L दिखा रहे हो तो फिर यहाँ L दिखा दो, तो क्या बचा? P बराबर NQ बटाए, NQ क्या है? पूरे सिस्टम का चार्ज जो प्रेरित हुआ है, यानी QP, क्योंकि द्विध्रुवीय बने हैं ना, और द्विध्रुवीय बने हैं तो आवेश भी बना ही है, प्रेरित है। प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण के लिए आवेश भी प्रेरित आवेश होगा, तो QP डिवाइडेड बाई A। और चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया क्या होता है भाई? तीन तरह का हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तीन तरह की डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। कौन सा आवेश घनत्व है ये? सिग्मा वाला पृष्ठ आवेश घनत्व और प्रेरित है, इसलिए सिग्मा P। एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन हमें मिल रहा है। P बराबर, मैं बोल ज़्यादा रहा हूँ, लिख तो कम ही रहा हूँ, ध्यान देना आप इस बात पे। ऐसा मत समझ देना कि पता नहीं कितना लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, एक स्टेप ही नहीं हुआ अभी तक। P बराबर सिग्मा P, यानी ध्रुवण सदिश किसके बराबर हो सकता है? प्रेरित
पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर। हिंदी में यदि मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन मुझे मिल रहा है, ध्रुवण सदिश बराबर क्या लिखा जा सकता है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं है। एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है, ये आप इंफॉर्मेशन के तौर पे ले लें, एग्जैक्ट रिलेशन। वैसे आप 11th की फिजिक्स से आप इसको जान सकते हैं। एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है, सिग्मा पी जो होता है, सॉरी, ध्रुवण सदिश डॉट एन कैप यानी पी कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं होता कि ध्रुवण सदिश हमेशा ही पृष्ठ जिस पे आवेश प्रेरित हुआ है के अभिलंब की दिशा में हो। जब जिस पृष्ठ पे, पराविद्युत पट्टिका के पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, जिस पराविद्युत पदार्थ के पृष्ठ पे आवेश प्रेरित हुआ है, यदि उस पृष्ठ के अभिलंब की दिशा और ध्रुवण सदिश की दिशा के मध्य कोण थीटा बन रहा है, तो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व P इंटू कोस थीटा होगा, ना कि P। सिग्मा P को हम P लिख सकते हैं, कब, कंडीशन है वो तो स्पेशल केस है, कब, जब थीटा क्या हो, जीरो हो। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, जब P और एन कैफ क्या है, पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश, यानी अभिलंब की दिशा और ध्रुवण सदिश की दिशा सेम ही होगी, तब सिग्मा P को क्या लिख सकते हैं, यहाँ में P लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो सिग्मा P बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं, P सदिश लिख रहा हूँ, लेकिन कब लिख रहा हूँ ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब ध्रुवण सदिश और पृष्ठ के अभिलंब की दिशा एक ही हो। अब क्या होता है, नई बात, एक नई बात का इंक्लूजन कर रहे हैं। क्या नई बात है, बहुत से मटेरियल, बहुत से परावैद्युत पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके लिए ध्रुवण सदिश ना केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, बल्कि विद्युत क्षेत्र के समानुपाती भी होता है। मैंने एक छोटा सा वर्ड आपको सिखाया होगा, लिड्स, LIDS, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ ऐसे पराविद्युत पदार्थ होता है जिनके लिए ध्रुवण सदिश बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने के साथ साथ बाहरी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती भी होता है, यानी P प्रोपोर्शनल टू एप्साइन E। यदि हम रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थों की बात करें तो P को मैं समानुपाती E लिख सकता हूँ, यानी P बराबर, और ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक तो जाई आता है, एक एप्साइन R आता है, जाई एप्साइन R इंटू E। ये नई बात है। ये बात किन के लिए लिखी जा सकती है, जो रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ हो, यानी ये तर्क संगत है कि नहीं है। ध्रुवण सदिश का अस्तित्व का कारण कौन है, बाहरी विद्युत क्षेत्र। जितना बाहरी विद्युत क्षेत्र आएगा, यदि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होंगे तो जितना बाहरी विद्युत क्षेत्र की मात्रा होगी उतने ही ज़्यादा द्विध्रुवीय विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे, और जितने द्विध्रुवीय विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा सिस्टम का। जितना डाइपोल मोमेंट आएगा सिस्टम का उतना ही ध्रुवण सदिश का वैल्यू होगा। यानी ध्रुवण सदिश इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू दिस सिस्टम। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होंगे तो भी बाहरी विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा उतने ही द्विध्रुवीय प्रेरित होंगे, और जितने ज़्यादा द्विध्रुवीय प्रेरित होंगे उतना ही ज़्यादा सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आएगा, प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण आएगा, और जितना ज़्यादा प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण आएगा उतना ही ध्रुवण सदिश आएगा। यानी ये बात तो ठीक ही है
कि ध्रुवण सदिश से सीधा सीधा बाहरी विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बात याद रखने वाली है, लर्न करने वाली है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके लिए ध्रुवण सदिश बाहरी विद्युत क्षेत्र के सीधे सीधे समानुपाती होता है, लीनियर रिलेशन होता है, रेखिक संबंध होता है। ये रेखिक संबंध हर परावैद्युत पदार्थ के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल उन्हीं परावैद्युत पदार्थों के लिए वैलिड है जो रेखिक समदेशिक हो, जिनकी दिशा और गुण दिशा परतंत्र हो। P बराबर जाई E इंटू एप्साइन R E, यह महत्वपूर्ण बात है रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थों के लिए। यदि ये बात आपको पता चल गई है तो हमारे पास कितनी बातें हो गई भाई। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जिसको हम हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में काम लेने वाले हैं कि P को मैं सिग्मा P लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी भी कंडीशन मुझे पता होनी चाहिए। आपके लेवल पे कंडीशन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, खा जाइए, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आप टैकल करेंगे जेईई या नीट वगैरह के, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा P बराबर जाई E इंटू एप्साइन R E, यहाँ पे भी आप एप्साइन R को स्किप कर सकते हैं, आपकी बुक में ऐसा दे रखा है, उसका भी मैंने आपको तरीका बता रखा है। तरीका क्या, रीजन बता रखा है, सिस्टम चेंज हो जाता है। वो सीजीएस पद्धति में है, ये SI सिस्टम में है, वो गोस सिस्टम में है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम की यदि हम बात करेंगे तो ध्रुवण सदिश के फॉर्मूले में एप्साइन R क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। तो देखो कितनी नई बातें हैं, नई कोई बात नहीं है, रिविजिट कर रहे हो तो नई बात कहाँ से हो जाएगी। तो क्या बात है हमारे पास, तीन बातें हैं। एक तो E नेट बराबर क्या लिखूं मैं, E नॉट माइनस EP लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1। और क्या लिख सकता हूं मैं, ध्रुवण सदिश जो है वो क्या होता है, सिग्मा P होता है कि नहीं होता है। सेकंड और थर्ड चीज़ में क्या लिख सकता हूँ, P बराबर जाई E इंटू एप्साइन R और A। ये तीन तरह के रिलेशन, तीन तरह की बातें और तीनों बातों के कंडीशन, शर्तें और तीनों की कहानियाँ। जिसको पता है वो इस चैप्टर का बादशाह है, जिसको नहीं पता है वो वर्चुअली अपनी नज़रों में कितना इंटेलिजेंट फिर बना जाए। तो देखो मेरे को क्या टारगेट क्या है, मेरा एम क्या है, मैं क्या जानना चाहता हूँ। एक तो रिलेशन बिटवीन जाई एंड एप्साइन R, पराविद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के लिए रिलेशन जानना चाहते हैं। एक तो टारगेट ये है। दूसरा टारगेट है कि सिग्मा P व सिग्मा में क्या रिलेशन है, या फिर QP व Q में क्या रिलेशन है, यानी प्रेरित आवेश और आवेश के मध्य क्या रिलेशन है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व के मध्य क्या रिलेशन है। यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व तब की बात हो रही है, सिग्मा उस पृष्ठ आवेश घनत्व को बोल रहे हैं जब बाहरी विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। ऐसे ही क्यों उस आवेश को हम सिस्टम के लिए बोल रहे हैं जब बाहरी विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। तो पहले जाई E यानी विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के लिए रिलेशन को देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, बहुत ईजी है, 2 स्टेप का काम है सिर्फ। E बराबर E नॉट, EP की जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ, EP की जगह क्या लिखा जा सकता है बताओ, क्या लिखूं EP की जगह, ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है। देखो यदि मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को यूज़ करूं तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड में मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा P को सिग्मा P लिख दिया जाए तो सिग्मा P के लिए मैं चार्ज के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, QP डिवाइडेड बाई एप्साइन नॉट नहीं लिख सकते क्या।
P को मैं सिग्मा P लिख करके, चूंकि ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, मैं QP अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकता क्या? और यदि मैं इसको QP बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ तो मैं इस इक्वेशन को E नॉट ऐसे नहीं लिख सकता, P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बताओ श्योर कैसे कर दिया? नहीं समझे ना? पता ही था, पता ही था। कैसे पता था सर? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो EP बराबर सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, और EP बराबर सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। तो सिग्मा P को मैं P अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूँ तो आपको क्या आपत्ति है भाई? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस के नियम से, EP बराबर सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा P की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? इक्वेशन नंबर सेकंड। और यदि ऐसा है, ये तो एक स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। फर्स्ट स्टेप, 3 मेरे पास इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस रिलेशन को तो जब मैं चार्ज की बात करूंगा, अभी जो यहाँ लिखा था, तब यूज़ करूंगा, उससे पहले यूज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस इक्वेशन को लेकर के मैं चेंज इसमें कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ? EP को मैं P की टर्म में लिख रहा हूँ। P की टर्म में कैसे लिखता हूँ? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। और अब P को मैं यहाँ से इक्वेशन थर्ड का यूज़ करके क्या लिख सकता हूँ? E बराबर E नॉट माइनस जाई E एप्सिलॉन R E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दिस करेक्ट? इसको मैं इधर भेज करके E को ले सकता हूँ कॉमन। E को मैंने इधर भेज दिया और E ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचा? 1 प्लस जाई E एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E नॉट। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और यदि ऐसा लिख सकते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परिभाषा से एप्सिलॉन R क्या होता है? मीडियम में और निर्वात में ही पराविद्युतांक की परिभाषा है, पहले चैप्टर में मिल जाएगी। पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसी को हम एप्सिलॉन R बोलते हैं। तो यदि यहाँ से मैं ये लिखना चाहूँ तो इसको मैं इधर भेज दूंगा, E नॉट बाई E हो जाएगा, और E नॉट बाई E को एप्सिलॉन R में लिखूंगा, यानी 1 प्लस जाई E एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R। और यदि आप ऐसा लिखेंगे तो ये आपका क्या हो गया? एप्सिलॉन R कहाँ से आ गया यहाँ? ये एप्सिलॉन R नहीं, एप्सिलॉन नॉट है भाई, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, कहीं कैंसिल आउट कर दो, चाहे यहाँ कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस एप जाई E बराबर एप्सिलॉन R। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या किया है बस ये समझना है, कैसे किया है वो अपने आप समझ जाओगे। 3 इक्वेशन है, फाउंडेशन इक्वेशन मेरे पास। E बराबर E नॉट माइनस EP। ये किस वजह से आया? ध्रुवण की घटना के कारण, ध्रुवण की घटना के कारण। P बराबर सिग्मा P कैसे आया? ध्रुवण सदिश की परिभाषा के कारण। P बराबर जाई E इंटू एप्सिलॉन R नहीं होता, यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है। और वो भी कब? जब ऐसा ही सिस्टम हो। यदि CGS सिस्टम होगा तो आपकी बुक में ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ मिलेगा ही नहीं। तो P बराबर जाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट E।
ये ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र के लिए तब रिलेशन है जब हम उन पराविद्युत पदार्थों की बात करें जो रैखिक समदेशिक हो, और ये रिलेशन रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थों के लिए ही वैलिड है। यदि यही रिलेशन CGS में मिलता तो यहाँ एप्साई नोट नहीं होता, यहाँ एप्साई नोट नहीं होता तो नीचे वाला एप्साई नोट कटता नहीं, और नीचे वाला एप्साई नोट कटता नहीं तो जाई ई के नीचे क्या आ जाता है, एप्साई नोट आ जाता है। यानी फिर आपकी बुक में जो रिलेशन है वो वाला रिलेशन मिल जाता। ये SI में और ये CGS में। क्या इस बात को समझ पाए हो आप? अब किसके लिए चाहिए, सिग्मा P और सिग्मा के लिए, और QP और Q के लिए। देखो कैसे रिलेशन मिलेगा, तो इस बात को आप नोट करना। इसको मिटा देते हैं, रेफरेंस के तौर पे पढ़े रहते हैं। चलो कोई पढ़े हैं। कितने स्टेप आए हैं? एक तो EP को चेंज किया, दूसरा P का वैल्यू पुट किया, बस 2 स्टेप है, मात्र 2 स्टेप। देखो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन। सर समरी ऐसे पढ़ाई जाती है? हाँ, समरी ऐसे पढ़ाई जाती है। फॉर्मेलिटी पूरा करना होता तो कर देते हैं हम। रिलेशन बिटवीन सिग्मा P व सिग्मा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं QP व Q। देखो फाउंडेशन इक्वेशन मेरे पास फिर वही है, E इक्वल टू E नॉट माइनस EP। क्या चेंज करता हूं मैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से E को मैं क्या लिख सकता हूं, E नॉट डिवाइडेड बाई एप्साइन R। E मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूं, E नॉट बाई एप्साइन R। यानी पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना गुना हो जाती है, 1/εr गुना घट जाती है वो। क्यों? क्योंकि εr का मान 1 से डबल होता है। तो पराविद्युत पदार्थ जब लोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की बजाय क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ मैं चेंज करने वाला हूँ, E को क्या लिखने वाला हूँ, E नॉट अपॉन εr। ये E नॉट है ही, और EP को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार E के लिए सारे तो E के लिए ही पड़े रहने दे। अब सिग्मा में चेंज करना है तो सिग्मा वाले रिलेशन के लिए सिग्मा में चेंज कर दो, और आवेश के लिए चेंज करना है तो आवेश वाले के लिए चेंज कर दो। तो पहले हम सिग्मा वाले को ले लेते हैं। तो मैं E नोट को क्या लिख सकता हूँ, देखो कौन सा रिलेशन है, क्योंकि E बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू एप्साई नोट। E बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू एप्साई नोट। तो मैं E नोट को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू एप्साई नोट। EP को क्या लिख सकता हूँ, इसी तरह यहाँ आप लिख लेंगे, इसी तरह EP को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा P इंटू एप्साई नोट। तो E नोट को मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू एप्साई नोट बटा एप्साइन R। E नोट की जगह क्या लिखूँ, सिग्मा एप्साइन नोट, और माइनस EP की जगह क्या लिखूँ, सिग्मा P एप्साइन नोट। एप्साइन नोट से एप्साइन नोट क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी सिग्मा अपॉन एप्साइन R बराबर क्या मिल रहा है, सिग्मा माइनस सिग्मा P। यानी सिग्मा P बराबर क्या मिल रहा है, इसको इधर लाओ उसको उधर ले जाओ, सिग्मा को कॉमन लोगे तो 1 - 1 अपॉन एप्साइन R। दूसरा महत्वपूर्ण रिजल्ट चार्ज के लिए आपको पता है सिग्मा P बराबर क्या होता है, QP अपॉन A, और सिग्मा बराबर Q बाई A। तो रख दो सिग्मा P की जगह QP बाई A
और सिग्मा की जगह क्यू बाई ए 1 - 1 अपॉन एप्साइन आर, सॉरी क्यू कैंसिल आउट नहीं होगा, इतनी जल्दीबाजी भी ठीक नहीं है सर। तो क्यू पी बराबर क्या हो गया, क्यू 1 - 1 अपॉन एप्साइन आर। दिस इज़ हाउ थिंग्स कैन बी डन। इस तरह से मैथ्स को किया जा सकता है। भले ही आपको चीज़ें बहुत 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 मुश्किल लगे, लेकिन चीज़ें उतनी मुश्किल है नहीं। क्या क्या आप गलतियां कर सकते हैं वो 2-2, 3-3 बार मैंने करके आपको बता दिया है। इवन गलतियां करके भी बता दिया, आप देख लेना चाहे। यहाँ गलती कर सकते हो, टीचर कर सकता है तो तुम भी गलती कर सकते हो। ऐसे आपके अंदर एक कचोट सी होनी चाहिए, जब आप कुछ लिखो और वो गलत हो जाए तब वो याद रहेगी, और उसके लिए चिंता होनी चाहिए आपको कि ये गलत हो कैसे गया। जब ये करोगे खुद से तो आप हर स्टेप पे अटकोगे, अटकना होगा हर स्टेप पे, और वो अटकना जब सही हो जाएगा तब चीज़ें आपकी होने लगेगी। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट बातें कैपेसिटेंस की करते हैं, बने रहिए इसी के साथ। कैसे करोगे समझ में आ जाएगा क्या आप? जब P के लिए फॉर्मूला लिखोगे, सुन लो मेरी बात को फिर से, तो सीजीएस में ही लिखना है आपको, और सीजीएस में लिखोगे तो एप्साइन नॉट एप का कोई इंक्लूजन नहीं होगा, यानी P बराबर जाई ई इंटू क्या आएगा, E आएगा, और आपका रिलेशन एप्साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + जाई ई डिवाइडेड बाई एप्साइन नॉट। तो देखो कैपेसिटेंस की बात करते हैं नेक्स्ट, धारिता। कैपेसिटेंस की बात तो कर ली ना हमने, अभी अभी तो किया है। कैपेसिटर की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स प्रिंसिपल, कैपेसिटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिद्धांत क्या चीज़ है? कैपेसिटर के सिद्धांत से हमारा मतलब क्या है? इस हेडिंग में क्या पढ़ेंगे हम? कैपेसिटेंस के सिद्धांत को समझें यदि हम, तो ये ज़रूरी है कि हम गोलीय संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट करें। वहाँ से हमें इनपुट्स मिलेंगे, नया इंसाइट हमारे पास होगा, और उस को लेकर के, उसको बेस बना करके हम कैपेसिटर के प्रिंसिपल की चर्चा बड़ी आसानी से कर पाएंगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता जब हम कैलकुलेट करते हैं, विलगित गोलीय चालक ISC, विलगित गोलीय चालक, आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर। विलगित गोलीय चालक की धारिता की यदि हम बात करें तो धारिता कैसे निकलता है, C बराबर Q डिवाइडेड बाई V। और यदि कोई आवेशित गोलीय चालक है, अकेला पड़ा हुआ है, यूनिवर्स में अलग थलग पड़ा हुआ है, आवेशित है, क्या प्लस प्लस बार बार दिखाना, एक बार ही दिखा दे, मान लो इसके पास प्लस Q चार्ज है और इसकी त्रिज्या यदि R है, तो नो डाउट इसका विभव जो होगा वो KQ/R होगा। और विभव यदि है तो इसकी धारिता को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, यानी इसकी धारिता क्या होगी, Q/V के हिसाब से KQ/V ऊपर चला जाएगा, सॉरी V क्या, KQ/R, तो R ऊपर चला जाएगा और Q से Q हो गया कैंसिल आउट। यानी विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो होता है R डिवाइडेड बाई K, और 1 K का मतलब आपको पता ही है 1/4 पाई एप्साइन नॉट, यानी 1/K क्या होगा, 4 पाई एप्साइन नॉट, यानी 4 पाई एप्साइन नॉट R, यदि मीडियम क्या है, निर्वात है तो। यानी निर्वात में यदि कोई विलगित गोलीय चालक है तो उसकी धारिता क्या होगी, 4 पाई एप्साइन नॉट R, यानी C किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, R के प्रोपोर्शनल। क्या इनपुट्स यहाँ से मिल रहे हैं हमें कि विलगित गोलीय चालक की धारिता जो है वो
साइज पे डिपेंड कर रही है। आर का मतलब साइज, साइज जितना ज़्यादा होगा धारिता भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी यदि आपको कोई संधारित्र का निर्माण करना है और उसकी धारिता आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको उसकी साइज बड़ी करनी पड़ेगी। साइज क्या करना पड़ेगा, उसको बड़ा। और साइज बड़ा करना प्रैक्टिकल उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि इवन यदि आपको 1 फैरेड धारिता भी चाहिए, कितनी धारिता चाहिए? 1 फैरेड, तब भी आपको साइज कितनी चाहिए उसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। यानी C का मान जब आप 1 रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं यदि 1/k लिखूं और k का वैल्यू 10⁹ लिखें तो यहां से r का मान कितना आएगा? 9 × 10⁹ मीटर। बड़ी गजब की बात यहां से पता चल रही है। क्या? कि यदि आपको किसी संधारित्र की धारिता का मान 1 फैरेड भी यदि चाहिए, 1 फैरेड धारिता वाला संधारित्र भी डिजाइन करना है तो भी उसकी त्रिज्या 9 × 10⁹ मीटर होनी चाहिए, पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा। यदि 5 फैरेड चाहिए तो फिर और ही ज्यादा चाहिए। यानी साइज को बढ़ाना धारिता को बढ़ाने के उपाय के रूप में कोई कारगर उपाय नहीं है, कोई प्रायोगिक समाधान ये नहीं है। तो फिर हम धारिता को कैसे बढ़ाएं और धारिता को कैसे बढ़ाएं? इसी प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न कैसा प्रश्न? साइज को बढ़ाना कोई प्रायोगिक हल नहीं है, कोई प्रायोगिक समाधान नहीं है। अतः धारिता को यानी किसी संधारित्र की धारिता को साइज बढ़ाने की बजाय, साइज बढ़ाकर के बढ़ाने की बजाय, साइज बढ़ाकर के बढ़ाने के बजाय कैसे बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया आगे, कैसे बढ़ाया जाए, ये प्रश्न है। और इसी प्रश्न का उत्तर संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत यानी संधारित्र का सिद्धांत आपको इस बात के लिए आह्वान करता है कि आप साइज यदि नहीं बढ़ा पा रहे हैं और धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे पास आओ, मैं तरीका बताता हूँ, मैं टेक्निक बताता हूँ। लेकिन उस टेक्निक को आपको संधारित्र का सिद्धांत कहना पड़ेगा। क्या आपत्ति है? कह लेंगे, कह लेंगे, क्या दिक्कत है? कैसे बढ़ाओगे जी? तो इसके उत्तर में C = Q/V का पुनः आगमन होता है। धारिता बढ़ाना है और हम C = Q/V फॉर्मूले की बात नहीं करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये फॉर्मूला गला फाड़ फाड़ के मेरी तरह बिल्कुल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि धारिता को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो 2 उपाय हैं आपके पास। क्या? आवेश को या तो फिक्स करें, Q को फिक्स कर दें और V को घटा दें, तो धारिता क्या हो जाएगी? रिजल्ट में बढ़ जाएगी। या फिर ये क्या कह रहा है? V को फिक्स कर दें, V को क्या कर दें? फिक्स कर दें और Q को बढ़ा दें, तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ये क्या है? संधारित्र का सिद्धांत। नियत आवेश पर आप देख रहे हैं कि धारिता जो है, यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, धारिता इज नॉट फंक्शन ऑफ Q एंड V। धारिता आवेश और विभव परतंत्र होता है। आवेश और विभव पे डिपेंड नहीं करता धारिता, क्योंकि जिस अनुपात में आवेश बढ़ता है उसी अनुपात में विभव भी बढ़ता है। V = KQ/R। Q बढ़ाओगे तो V भी क्या होगा? बढ़ेगा। V = KQ/R।
आर, जिस अनुपात में आवेश बढ़ता है उसी अनुपात में कौन बढ़ता है, विभव बढ़ता है। और धारिता कैपेसिटी है, वो आवेश विभव पे डिपेंड नहीं करती। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे इस रूम की कैपेसिटी 50 लोगों के बैठने की है, तो ये कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसमें आपने 50 बिठाए हैं कि 10 बिठाए हैं कि कोई नहीं बिठाया है। नहीं बिठाया तब भी कैपेसिटी तो 50 का ही है, 40 बिठा रखा है तब भी कैपेसिटी तो 50 का ही है, यानी 50 और नहीं आएंगे, कैपेसिटी का मतलब 10 और आ जाएंगे। तो क्यों फिक्स करके वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। कैसे, वो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। देखो कैसे गिराते हैं। एक आवेशित चालक को भूसंपर्कित चालक के नज़दीक लाया जाता है, जिससे विभव के मान में कमी हो जाती है और धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ये एक आवेशित चालक है। इतना इसको दिखाएं, इससे बेटर यही है कि आप ऐसे दिखा दो कि इसके पास प्लस क्यू चार्ज है। इसको हम एक भूसंपर्कित चार्ज के पास लेकर के आते हैं। 2 सीन है मान लो, ये अनावेशित है। कैसा है ये, अनावेशित। लेकिन बारंबार मैंने आपको कहा है, अनावेशित का मतलब ये नहीं है कि उसके पास आवेश नहीं है। अनावेशित का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना नेगेटिव है। तो इसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसे ही आप इस धनावेशित चालक के पास लेके आओगे तो ऋणावेश क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, यानी ऋणावेशित खींच करके इधर आ जाएगा। धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक तरह का ध्रुवण हो जाएगा, प्लस इधर रह जाएंगे। ध्यान से सीख लेना जिनके रह गया हो। क्या हुआ इस केस में, यदि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो पहले जब इसको नहीं लेकर के आए थे उस वक्त इस बिंदु पर विभव कितना था, इस प्लस के कारण कितना था, इस प्लस के कारण कितना, E मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस d है तो E इंटू डी, और E आपको पता ही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा आपको पता ही है Q डिवाइडेड बाई ए, यानी क्यू डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इतना विभव था। जब हम इस प्लेट को लेकर के आ गए तो प्रेरण की घटना हुई, और प्रेरण की घटना हुई तो अब यहाँ पर नया विभव कितना है, वी न्यू, इसी बिंदु पे। किसके कारण है, एक तो इसके कारण है और एक इस माइनस के कारण और एक इस प्लस के कारण। तो मैं क्या कहूँगा कि एक तो पुराना वाला वी है, एक इस माइनस वाले के आवेशों के कारण है और एक इस प्लस वाले आवेशों के कारण है। बताओ बढ़ा की घटा विभव घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि V माइनस जो है वो V प्लस से बड़ा है। कारण क्या है, माइनस जो है इन प्लस की बजाय नजदीक है, ये माइनस इस बिंदु पे इन प्लस की बजाय क्या है, नजदीक है। और जब दूरी कम होती है तो विभव क्या होता है, ज्यादा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई आर वाला जनरल फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, R ज़्यादा होगा तो विभव क्या होगा, कम होगा। यानी V माइनस V प्लस से ज़्यादा है और विभव V माइनस का तो ऋणात्मक ही होगा, यानी ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला ज़्यादा है। इसका मतलब V माइनस में ये जितना कम होगा उतना ये जुड़ेगा नहीं, यानी V न्यू क्या हो गया, कम हो गया। V न्यू इज लेस देन V। और विभव यदि कम हो गया, आवेश तो उतना ही है, आवेश पे तो कोई फर्क नहीं आया। इसके पास पहले भी प्लस क्यू आवेश था, जब इसको नहीं लाए थे और लाए तब भी प्लस क्यू ही है, आवेश फिक्स है। विभव कम हो गया, इसका मतलब धारिता बढ़ गई, लेकिन धारिता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन कैपेसिटेंस। कारण क्या है, क्योंकि विभव में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आया है। बहुत ज़्यादा कमी क्यों नहीं आया है कि माइनस माइनस और प्लस प्लस कोई बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है। इस बिंदु के लिए यदि हम बात करें तो इसके जितना नज़दीक माइनस है, लमसम उतना नज़दीक प्लस भी है। थोड़ा सा फर्क है, हाँ फर्क तो है, लेकिन बहुत कम है। तो विभव में बहुत कम कमी हुई है।
और विभव में बहुत कम यदि कमी हुई है, उससे क्या हो जाता, वो बहुत कम हो जाता। गलत लिख रहे थे वो। विभव में यदि बहुत कम कमी हुई है, इसका मतलब धारिता में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, हालांकि सी न्यू पहले वाले सी से ज़्यादा है। तो फिर क्या करें? सेकंड सीन देखो। तो ये टेक्निक कारगर तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। अब देखो, इस आवेशित चालक प्लेट को मैं अनावेशित चालक प्लेट के नज़दीक लाने की बजाय भू संपर्कित अनावेशित चालक प्लेट के नज़दीक लाता हूँ। यानी अनावेशित के नज़दीक तो लेके आता हूँ, लेकिन कैसी के नज़दीक? भू संपर्कित। ये अनावेशित है। अनावेशित है तो प्रेरित हुआ आवेश माइनस माइनस। सर माइनस माइनस ही क्यों प्रेरित होगा यहाँ हमेशा? क्योंकि ये यहाँ प्लस है ना। ये ऋणावेशित होता तो इधर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता। बात तो एक ही थी। प्लस प्लस इस बार अब यहाँ नहीं रहा, वो कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। प्लस प्लस कहाँ चला गया? अर्थ में। अब विभव उसी बिंदु पे यदि हम देखें तो पहले वाला विभव प्लस v माइनस के कारण, और v प्लस 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 तो है ही नहीं, और v माइनस अकेला ही है, और v माइनस वास्तव में नेगेटिव है। इस वजह से जो v न्यू है, v न्यू वो क्या है? v और नेगेटिव कुछ घटेगा, समथिंग मतलब काफ़ी घटेगा। कितना? जितना माइनस का है। तो नया विभव जो है वास्तव में काफ़ी कम होगा पहले वाले v से, और विभव काफ़ी कम होगा तो नई धारिता जो है सी न्यू, वो पहले वाली धारिता से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है। संधारित्र के सिद्धांत में कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब किसी आवेशित चालक प्लेट के नज़दीक भू संपर्कित अनावेशित चालक प्लेट लाई जाती है तो विभव के मान में, सिस्टम के विभव के मान में काफ़ी कमी हो जाता है, और नियत आवेश पर विभव में कमी होने के कारण धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। यही कैपेसिटर का क्या है? प्रिंसिपल है। यही संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। यह संधारित्र का यदि सिद्धांत खत्म हो जाता है तो समझने वाली बातें सारी इस चैप्टर की यहाँ तक आते आते दम तोड़ लेती है। प्रिंसिपल पता चल गया तो अब केवल कैलकुलेशन बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया? कैलकुलेशन। देखो, संधारित्र के टाइप्स एक एक करके पढ़ते हैं, फिर मॉडिफाइड वर्जन पढ़ते हैं, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। सर इतना कब पढ़ेंगे? पढ़ लेंगे, अब समरी के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी तक समझने वाली चीज़ें थी इसलिए टाइम लग गया। आप थक गए हो तो कोई बाध्यता नहीं है, बंद करके रेस्ट कर सकते हो। सुबह देख लेना, शाम को देख रहे हो तो, और दोपहर में देख रहे हो तो नाइट में देख लेना, और सुबह देख रहे हो तो शाम को देख लेना। एक साथ देखना कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। देखो, विभिन्न प्रकार, विभिन्न ज्यामिति के संधारित्र हेडिंग है अपनी, और मैं पहला ले लेता हूँ पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, PPC। एक टेबल बना लेते हैं, या एक बार टेबल नहीं बनाए, ऐसे ही कर देते हैं। देखो, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट करना। हाँ, हम उसी प्रसिद्ध सूत्र का निगमन कर रहे हैं, एप्सिलॉन A/D का। कैसे करते हैं ये आप आज सीख जाएंगे तो फिर वापस भी सीख सकते हैं। तो देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब किसी निश्चित दूरी पर किन्हीं दो पट्टिकाओं पे हो, जिनमें से एक पट्टिका भू संपर्कित हो और पट्टिकाओं का एरिया क्या हो? सेम, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी दो प्लेट्स हैं, शेप क्या है? आयत का शेप है, आयताकार है ज्यामिति, आयताकार प्लेट है, आयताकार आवेशित प्लेटों की व्यवस्था है। इस पे आवेश प्लस क्यू और इस पे आवेश माइनस क्यू। इस पे
पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। दोनों ही प्लेट का एरिया ए है और दोनों के बीच में सेपरेशन गैप कितना है, डी है। इनके मध्य विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। फर्स्ट फाउंडेशन फॉर्मूले को ध्यान रखना है, C/QV, और V का मतलब यहाँ है वोल्टेज डिफरेंस, डेल्टा V कैलकुलेट करना है हमें। जब डेल्टा V को कैलकुलेट कर लेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो यानी गोलीय संधारित्र, और चाहे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, सब के लिए हम एक ही टेक्निक से धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो टेक्निक क्या है, डेल्टा वी को कैलकुलेट करना। और डेल्टा वी को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो पहला स्टेप है मेरा, फर्स्ट स्टेप फिगर, इसका फिगर बन गया। गोलीय संधारित्र का फिगर कैसे बनेगा, ये बैटरी लगा हुआ है, इसकी त्रिज्या R2, R1, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसके पास चार्ज प्लस प्लस है यानी प्लस Q, और इसके पास चार्ज कितना है, माइनस Q। R1 क्लियरली क्या है, ग्रेटर देन R2, और इस बैटरी का वोल्टेज है मान लीजिए V। तो ये गोलीय संधारित्र हो गया। बेलनाकार संधारित्र कैसे होगा, एक बेलन दूसरे बेलन कोस से गिरा हुआ, ये दूसरा बेलन, इसका त्रिज्या R1 और इसका त्रिज्या R2, और दोनों का ही लेंथ क्या है, इक्वल है, मान लिया L। एक पे चार्ज है नेगेटिव माइनस Q और दूसरे वाले पे चार्ज है प्लस Q। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तय करना। विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, यानी ये प्लस से माइनस। मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। यहाँ पे प्लस से माइनस, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। हाँ, अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, गोले के अंदर चाहे गोला चालक पदार्थ से मिलकर के बना हुआ हो, चाहे गोला खोखला हो, विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता नहीं है। इसलिए विद्युत रेखाएं अंदर नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लिया E। थोड़े अलग चौक के कलर होते तो थोड़ा ठीक दिखता आपको। और यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, तो ये प्लस से माइनस की ओर, त्रिज्य बाहर की ओर है, ये त्रिज्य बाहर की ओर। यहाँ पे भी मान लिया विद्युत क्षेत्र की दिशा E है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, विभवांतर कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, विभवांतर। लेकिन विभवांतर को कैलकुलेट करने से पहले विभव का जनरल फॉर्मूला चाहिए हमें। तो विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव की गणना। विद्युत विभव की गणना कैसे होती है भाई, VR बराबर क्या होता है, R दूरी पे यदि विभव कैलकुलेट करना हो तो E डॉट dr, E डॉट dr। कहाँ से कहाँ तक, ये तो विभव हो गया। और यदि विभवांतर आपको कैलकुलेट करना है, यानी V
डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, वी माइनस वी प्लस अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। कहाँ से कहाँ, प्लस से माइनस, फॉर्मूले में माइनस भी होता है, ये माइनस और ए डॉट डी आर। ये सभी के लिए सेम ही टूल है। विभवांतर क्या सब के लिए सेम आएगा, जी नहीं, क्यों, क्योंकि सब के लिए विद्युत क्षेत्र सेम नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करोगे, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या फॉर्मूला है, ये टेबल बन ही गया आखिर, है ना। विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए बोलो कुछ याद नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ अभी महारथी बने नहीं हो। विद्युत क्षेत्र की गणना गाउस के नियम से की जाती है। गाउस नियम के अनुप्रयोग और कोई ढोल बजाने के लिए थोड़े ही थे, हाँ, विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए ही तो थे। इंटीग्रेशन एरिया के लिए क्या, E डॉट डी ए बराबर चार्ज डिवाइडेड बाई एप्साई नॉट, यदि निर्वात है तो ये सेम यहाँ पे भी है। E डॉट डी ए एरिया इंटीग्रल और बंद पृष्ठ के अनुदिश है, इसलिए मैंने ये गोले का चिन्ह लगा रखा है। और 2 है एरिया मतलब 2 डायमेंशन, तो ये 2 बार मैंने इंटीग्रेशन इसलिए लिखा था कि ये 2 डायमेंशन को निरूपित करे। यहाँ पे भी Q अपॉन एप्साई नॉट, और ये गाउस का नियम यहाँ पे भी E डॉट डी ए बराबर Q अपॉन एप्साई नॉट। तो E कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ E डॉट डी ए यदि आप कैलकुलेट करोगे तो मैं E लिख दिया, और एरिया A, E और एरिया की डायरेक्शन सेम ही है। प्लेट ऐसे होगा तो प्लेट के अभिलंब की दिशा ही सतह की दिशा होती है, पृष्ठ की दिशा होती है, और उसी दिशा में कौन है, विद्युत क्षेत्र। और एंगल कितना बन रहा है, 0, और 0 बन रहा है तो cos 0 क्या हो गया, 1, यानी E डॉट, ये वास्तव में E डॉट डी ए का मतलब E a cos थीटा, और cos 0 यानी 1, यानी E इंटू ए आ गया। E इंटू ए बराबर Q अपॉन एप्साई नॉट। Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्साई नॉट, यानी यहाँ से E क्या मिल रहा है, A से कैंसिल आउट हो रहा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट। याद आया क्या, विद्युत क्षेत्र यही होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट। इस केस में E डॉट डी ए, E का तो E और डी ए में फिर भी एंगल 0 बन रहा है। अभिलंब की दिशा त्रिज्य बाहर की ओर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी त्रिज्य बाहर की ओर है, तो cos 0 तो 1 हो गया, यानी E और A रह गया। और एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई, अरे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है मैंने, यदि चौक दिखाएं, ये गाउसियन पृष्ठ लिया है। गाउस नियम का अनुप्रयोग देखो, R त्रिज्या पे यदि मैं विभव निकालूं तो ऐसे ही तो निकालूंगा विद्युत क्षेत्र की मदद से। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, प्लस को इंक्लूड करते हुए, चार्ज को इंक्लूड करते हुए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ये गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन सरफेस, ये गाउसियन सरफेस है, और यहाँ पे भी R त्रिज्या पे गाउसियन पृष्ठ है। तो गाउसियन पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण 0 बन रहा है, इस वजह से cos थीटा तो 1 सोल्व हो गया, तो E इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और चार्ज Q इंटू एप्साई नॉट। Q इंटू एप्साई नॉट कैसे आएगा, यदि आप Q के टर्म में लिखना चाहो तो Q के टर्म में लिख सकते हो, यानी E बराबर क्या हो गया, Q बटा 4 पाई एप्साई नॉट आर स्क्वायर। E का यही तो फॉर्मूला मिलता है, KQ बटा आर स्क्वायर,
के क्यू बटा आर स्क्वायर। आइए यहाँ पे ई डॉट डी ए त्रिज्य दिशा में है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा और अभिलंब की दिशा भी त्रिज्य दिशा ही है, तो कोस थीटा फिर से 1 सोल्व हुआ। ई डॉट ए एरिया क्या है, गाउसियन पृष्ठ का एरिया 2 पाई आर एल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ई डॉट तो सोल्व हो गया, तो ई 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्साइन नॉट, यानी ई का वैल्यू कितना आ गया बेलन के केस में, क्यू बटा 2 पाई एप्साइन नॉट आर एल। और क्यू बाई एल क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्साइन नॉट आर। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा है। रेखीय तार के नज़दीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्डा बराबर 4 पाई एप्साइन नॉट आर। तो रेखीय तार बेलनाकार शेप का ही तो होता है। यदि ई आपको मिल गया है तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा, डेल्टा वी मिल जाएगा। तो देखो वी आर बराबर, थर्ड स्टेप है ये, थर्ड स्टेप, बस नीचे दिख जाए ये ज़रूरी है। थर्ड स्टेप में मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा वी बराबर वी माइनस वी प्लस, प्लस से माइनस तक जाना है। ये क्या है, ये इस रेखा के अनुदिश हमें समाकलन करना है। ये लाइन ऑफ इंटीग्रेशन है, लाइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके अनुदिश हमें रेखीय समाकलन करना है। यहाँ पे भी ये यहाँ सॉरी प्लस से माइनस तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे भी प्लस से माइनस, यहाँ से यहाँ तक, कैसे दिखा दो चाहे कहीं पे भी, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ई का वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा अपॉन एप्साइन नॉट और डी आर। इसके लिए तो हो ही गया, इसके लिए देखो ये इसी चौक से लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा शायद, सिग्मा अपॉन एप्साइन नॉट और डी आर। यहाँ पे डेल्टा वी बराबर इंटीग्रेशन करोगे इसका, अब मैं बार बार दिखा नहीं रहा हूँ, एक बार फॉर्मूला यदि आपके पास है तो यहाँ इंटीग्रेशन करके ही देख लो सीधा। तो सिग्मा अपॉन एप्साइन नॉट कांस्टेंट है, डी आर का क्या आ गया आर, डिस्टेंस, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है डी, तो ये डी, ये आपका वोल्टेज डिफरेंस आ गया, सिग्मा डी अपॉन एप्साइन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, क्यू डिवाइडेड बाई ए, तो क्यू डी अपॉन एप्साइन नॉट ए। डेल्टा वी क्या मिला, क्यू डी अपॉन एप्साइन नॉट ए। यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका क्या करना, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, आर की पावर -2, एक कम होगा, आर की पावर माइनस होगा, कम होने का मतलब जुड़ेगा, 1 + 1 हो जाएगा। समाकलन करोगे तो आर की पावर -2 का समाकलन एक घात जोड़ोगे और जुड़ी हुई घात का भाग दोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्साइन नॉट आर। वो माइनस का आएगा नो डाउट, लेकिन हमें डेल्टा वी का वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि धारिता पॉजिटिव होता है। तो Q बराबर 4 पाई एप्साइन नॉट आर, ये डेल्टा वी मिल गया है, यही चाहिए बस। यहाँ डेल्टा वी, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/r है और 1/r का इंटीग्रेशन लॉग में जाएगा, यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्साइन नॉट लॉग r। तो डेल्टा वी यदि मैं लिस्ट आउट करूं आपके लिए तो यहाँ पर डेल्टा वी आ रहा है क्यू डी डिवाइडेड बाई एप्साइन नॉट ए, कैद करिए इसे ताकि C के लिए हम यूज कर पाएँ। यहाँ पे डेल्टा वी आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्साइन नॉट R, और जब लिमिट सॉल्व कर दोगे कहाँ से कहाँ तक, त्रिज्या R2 से लेकर के R1 तक,
तो ये मिल जाएगा Q/4πε0, नेगेटिव बाहर आएगा और 1/R2 माइनस 1/R1, R2 माइनस 1/R1। यहाँ पे भी लिमिट सॉल्व करोगे तो डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा 2πε0 log A माइनस बी सॉल्व करोगे तो log B माइनस log A, और उसको जब log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, log B/A, यानी log R1 डिवाइडेड बाई log R2। इस तरह से धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये कहानी? कितने लोगों को समझ में आ रही है ये चीज़? क्या किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, दिख रहा है, होगा ही। जब 3 का एक साथ में लिखूँगा तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्ट तो फील होगा ही होगा। कुछ नहीं किया, डायग्राम बनाया तीनों का, चिंता मत करो ज़्यादा, डायग्राम बनाया तीनों का। C बराबर क्या होता है, Q/V, डेल्टा V कैलकुलेट करना है। डेल्टा V E से कैलकुलेट होता है, E गाउस के नियम से निकलता है, गाउस के नियम से E निकाल दिया। डेल्टा V E के समाकलन से आता है, E का समाकलन किया है, समाकलन E निकला, समाकलन, समाकलन करके लिमिट लगाया है, लिमिट सॉल्व किया है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, R2 से R1 तक जाना है। यहाँ तक ऑलरेडी R2 है, यहाँ R1 आ गया, यहाँ तक ऑलरेडी R2 है, यहाँ R1 तक आ गया। ये इसमें छोटे वाले का R2 है और यहाँ R1 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि R1 वहाँ लिखोगे तो फिर लिमिट जो है वो R1 से R2 हो जाएगा। ये R2 है छोटे वाले का, तो R2 से लिमिट R1 हो गया। लिमिट को सॉल्व किया है। लिमिट सॉल्व नहीं कर सकते क्या, log R2 से R1 करोगे तो log R2 माइनस log R1 नहीं होगा, और log A माइनस B log A/B नहीं होता, तो log R2/R1 होगा। माइनस यदि मैं बाहर ले लूँगा तो log R1/R2 हो जाएगा, और यहाँ हमारे माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही यहाँ भी मैंने लिमिट सॉल्व किया है। अब लिमिट सॉल्व करने में आपको दिक्कत आए तो क्या बताएं, बताओ। तो डेल्टा V निकल गया, डेल्टा V निकलते ही C निकल जाएगा, तो ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ऐसे कईयों का तो जी गले में आ रहा है जैसे, पता नहीं सर ने क्या कर दिया। तो C बराबर Q/डेल्टा V का यूज़ करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए PPC के लिए क्या आ जाएगा, Q में डिवाइड कर दूँ, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी Q/QD/ε0A, Q से Q कैंसिल आउट। तीसरे स्थान का मतलब पहला स्थान यानी ε0A/D। बोलो मिला कि नहीं मिला राजा भैया, मिल गया। गोलीय संधारित्र C बराबर Q/V, डेल्टा V कितना है, Q/4πε0, 1/R2 माइनस 1/R1। इसको सॉल्व करोगे तो R1 माइनस R2 बटा R1/R2, यानी Q के साथ क्या है, Q के साथ है R1 माइनस R2, और 4πε0 के साथ है R1/R2। तीसरे स्थान का मतलब पहला स्थान Q से Q कैंसिल आउट हुआ, तो 4πε0 R1/R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। बोलो मिला कि नहीं मिला राजा भैया, बताओ। हताश नहीं होना यार, निराश नहीं होना, फिर से बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए आप निराश होते हो तो टीचर खुद ही निराश हो जाता है बेचारा। डेल्टा V का Q में डिवाइड दोगे तो Q डिवाइडेड बाई लैम्डा को क्या लिख लें, Q इंटू L लिख लें। सर पहले चेंज ही क्यों किया, कर दिया यार ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि ऐसे देखो चेंज कर सकते हैं। तो लैम्डा
QL अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ln R1 डिवाइडेड बाई R2। Q से Q कैंसिल आउट हो गया। तीसरे स्थान का मतलब पहला स्थान, यानी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा ln R1 R2, और ये L किसके साथ बच गया, L बचा है आपका लॉग के साथ, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ln R1 अपॉन R2। लेमडा को गलत तो नहीं लिख दिया, लेमडा को Q इंटू L नहीं भाई, Q बाई L, लेमडा बराबर Q बाई L, तभी ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेचारा अकेला हो गया, तो अकेला नहीं छोड़ना है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा ln R1 अपॉन R2। बताओ, नहीं कर सकते इतना। ये धारिता कैलकुलेट हो गई। कैसे कैलकुलेट किया, फिर से देख लो। अरे नहीं, ये कहानी फिर से नहीं कहेंगे, फ्लेवर हर बार चेंज है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया फ्लेवर मिलेगा आपको, तो इसकी चिंता नहीं करो। ये स्टेप समझ में आ गए क्या? नहीं आए हैं तो देखो क्या किया है, ये बता देता हूँ मैं आपको। समांतर प्लेट संधारित्र में तो कुछ करना ही नहीं है, उसके अलग तरीके क्या बता रखे हैं आपको, देखो 1 बाई 1 करके बताते हैं आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गाउस नियम वगैरह इनसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे? ये समांतर प्लेट संधारित्र, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, छोड़ो इतना ही कर लो। अभी मेरे टिफिन से बैठ गए हैं यार।